गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया है जर्नल का, और आई होप आप सभी को जर्नल का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर अभी भी आप में से किसी स्टूडेंट को जर्नल के चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो पर्सनली मुझे कॉल करके प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जर्नल के बाद जीएसटी बनता है, लेकिन उससे पहले जीएसटी को करवाने से पहले आज मैं आपको एक चैप्टर और क्लियर करना चाहता हूँ। जर्नल से जस्ट पहले एक चैप्टर मैंने आपको छुड़वाया था, दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज हम सबसे पहले एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जीएसटी का चैप्टर करेंगे। देखो बेटा, ये हमारा जो एक चैप्टर है, इट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, origin of transactions and source documents of accountancy या source document of transactions, source documents of accountancy। देखो बेटा, ये हमारे पास जर्नल से जस्ट पहले एक चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड टू सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, यू हैव टू प्रिपेयर इट्स नोट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। देखो, आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने अकाउंटिंग का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन मीडियम बिकॉज इट प्रोवाइड अस मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन उसी चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि समटाइम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर नॉट रिलेवेंट। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग्स का यूज किया जाता है। अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट द अकाउंट एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट। तो उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हाउ वी कैन मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट, या how we can make the accounting informations reliable। भाई, हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से लोगों को बिलीव दिलवा सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारा अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है दैट दोज इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, यानी कि वो इंफॉर्मेशन विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मैनिपुलेशंस है, दोज इंफॉर्मेशंस आर ट्रू। तो उसके लिए बात आती थी, उसमें हमने ये पढ़ा कि for reliability of accounting information, each and every information should be spotted by a well written document। देखो, सीधी सी बात है, आज मान लो कोई मुझसे ये पूछता है कि सर आपने ये मोबाइल कितने का लिया, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा ये मोबाइल 20,000 रुपीज का है। आप में से कोई बच्चे ये कह दे कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे मोबाइल तो मार्केट में 5,000 रुपए में मिलते हैं। आपने मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की दैट इज फॉल्स। भाई, मेरे अकॉर्डिंग मोबाइल 20,000 का है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि दीज मोबाइल्स आर अवेलेबल इन मार्केट जस्ट ओनली फॉर ₹5,000। अब मैं अपनी बात को कैसे प्रूव कर सकता हूं? अगर मैं आपके सामने मोबाइल का बिल प्रेजेंट कर दूं कि भाई 6 मंथ पहले ये बिल था, ये मोबाइल मैंने 20,000 का खरीदा है, इस पार्टी से खरीदा है, इस पार्टी से जाकर इंक्वायरी भी कर सकते हो, तब तो आप मेरी बात के ऊपर बिलीव करोगे नहीं करोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाने के लिए, ट्रस्टवर्थी बनाने के लिए जरूरी होता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी स्पॉटेड बाय ए वेल रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की है, दोस ट्रांजैक्शन शुड बी स्पॉटेड बाय ए वेल रिटन डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन किसी न किसी रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा स्पॉटेड होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिए, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू स्पॉटेड ट्रांजैक्शंस, टू स्पॉट वेरियस ट्रांजैक्शन, दीज आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, पहला पॉइंट यही है कि सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। व्हाट डू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी? तो source document of accountancy means those documents in which the transactions and their details
are recorded first time. On the basis of these document, transactions are recorded in books of account. ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया कि these are those documents in which the transaction and their details are recorded first time, and on the basis of source document any transaction would be recorded in books of account. In a business organization, many type of source documents are used. Now we are going to discuss some source document. देखो बिजनेस में जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है कैश मेमो। देखिए बिजनेस में जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं या जिन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज करते हो उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कैश मेमो। व्हाट डू मीन बाय कैश मेमो? कैश मेमो क्या होता है? देखो बेटा पहले तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि जैसे आज आप मार्केट में किसी शॉप के ऊपर जाते हो और वहां से आपने शॉपिंग की, जैसे किसी कपड़े की दुकान के ऊपर चले गए, आपने उस दुकानदार से शॉपिंग की, ठीक है, आपने कुछ शर्ट कुछ जींस वहां से परचेज की, जो भी बिल बना जो भी अमाउंट बना वो आपने उस दुकानदार को शॉपकीपर को तुरंत पे कर दिया, एडवांस में, मतलब कि उसी टाइम पे कर दिया। जब आप पेमेंट करते हो तो उसके बाद वो शॉपकीपर आपको एक बिल बना के देता है जिसको हम कैश मेमो कहते हैं। कैश मेमो डुप्लीकेट कॉपी में बनाया जाता है जिसकी ओरिजिनल स्लिप कस्टमर को हैंडओवर की जाती है और जो डुप्लीकेट होता है दैट इज केप्ट बाय द सेलर विद हिमसेल्फ फॉर द फर्दर रेफरेंस। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे हम किसी शॉप से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके बाद वो बंदा हमें एक बिल बना के देता है दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है दैट इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है दैट इज केप्ट बाय द शॉपकीपर। देखो कैश मेमो इंक्लूड्स, भाई आप लोग देखोगे कि कैश मेमो का जो फॉर्मेट होता है वो बिल कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें एक्स क्लॉथ स्टॉक, फर्म का नेम, एक्स क्लॉथ स्टॉक, न्यू मंडी, नाम, इस प्रकार का कुछ कैश मेमो होता है। यहाँ पे टू पार्टी का नाम, जिस कस्टमर को हम कैश मेमो दे रहे हैं, उसके बाद डेट जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो, इसके बाद ये तो ऊपर होता है जिसमें उस दुकान का नाम, किस कस्टमर को सामान बेच रहे हैं कस्टमर का नाम, डेट, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट और टोटल अमाउंट, और उसके बाद नीचे सिग्नेचर मतलब कि साइन, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कोई है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। इस तरीके का बिल कस्टमर को दिया जाता है क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शंस या डिटेल्स, रेट और टोटल अमाउंट। जैसे भाई मान लीजिए आपने वन शर्ट, क्वांटिटी 1 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 100, यहां पे कितना जाएगा 100। उसके बाद 3 जींस एट द रेट ऑफ 500, तो टोटल कितना हो गया 1500। इस तरीके से लास्ट में टोटल किया जाता है 1600। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई कैश डिस्काउंट है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद शॉपकीपर यहाँ पे अपना साइन करके कस्टमर को ये बिल दे देगा। दिस इज कॉल्ड कैश मेमो। इसको क्या कहा जाता है? कैश मेमो कहा जाता है। कैश मेमो इज गिवन एट द टाइम ऑफ कैश से, ये ध्यान रखना है, कैश मेमो इज गिवन एट द टाइम ऑफ कैश से। तो देखो आपको ये तो मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी के रूप में बताया है कि किस तरीके का लगभग कैश मेमो होता है। कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, अलग अलग शॉपकीपर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बनवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 99% केसेस में लगभग इसी प्रकार का होता है। तो अब अगर मान लो एग्जाम में जाता है कि डिफाइन कैश मेमो, तो आप क्या लिखेंगे? कैश मेमो इज ए बिल गिवन एट द टाइम ऑफ कैश से बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर्स व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर इन कैश। The shopkeeper will give the cash memo, which includes the name of the firm, name of the customer, date, quantity, description and other informations. ठीक है, यानी कि जिसके अंतर्गत दुकान का नाम, कस्टमर का नाम और गुड्स के रिगार्डिंग डिटेल्स गिवन होती है।
ठीक है। कैश मेमो इज मेड इन डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर एंड डुप्लीकेट कॉपी इज kept by the seller with himself for the further या future references। future references के लिए कैश मेमो की डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रखे। क्लियर बेटा, दिस इज कैश मेमो। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारे पास इनवॉइस। इंपॉर्टेंट है, कई बार आगे यूज भी होगा इनवॉइस। देखो बेटा, जिस तरीके से ये जरूर मेंशन करना कैश मेमो के केस में कि कैश मेमो इज गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ कैश सेल। अगर कैश में गुड सेल आउट की जाती है तो कैश मेमो दिया जाता है। इनवॉइस और कैश मेमो में फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कैश मेमो इज गिवन एट द टाइम ऑफ कैश सेल व्हाइल द इनवॉइस इज इशूड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। तो आप इनवॉइस के बारे में क्या लिखोगे? देखो, इनवॉइस क्या होता है कि जब एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल आउट करता है, he give a bill to the customer which is called invoice। invoice is also made in duplicate copy, original copy is given to the customer and the duplicate copy is kept by the seller with himself। यानी कि इनवॉइस भी डुप्लीकेट कॉपी में बनाया जाता है जिसकी ओरिजिनल कॉपी सेलर अपने पास रखता है, सॉरी कस्टमर को देता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है दैट इज केप्ट बाय द सेलर विद हिमसेल्फ। ठीक है। देखो, जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस भी इसी प्रकार का होता है। उसके ऊपर लगभग जैसे यहां पे लिख दिया जाता है इनवॉइस। ठीक है। शॉपकीपर का नाम, कस्टमर का नाम, डेट, डिस्क्रिप्शन, इधर टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी मेंशंस हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो लगभग इनवॉइस भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर। तो आप इनवॉइस में क्या लिखेंगे कि इनवॉइस इज ए बिल व्हिच इज गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट इट इज गिवन टू द कस्टमर। ठीक है। इनवॉइस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द कस्टमर्स एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गुड्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दैट इज रिसीप्ट। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या होता है? रिसीप्ट किसे कहते हैं? देखो बेटा, अगर मान लो हमने कस्टमर को गुड सेल आउट की इन कैश, कस्टमर हमें तुरंत पेमेंट कर जाता है, बात खत्म। लेकिन इफ द गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट, अगर हम कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल आउट कर रहे हैं, वी इशू ए इनवॉइस टू द कस्टमर एंड द कस्टमर विल मेक दैट पेमेंट इन फ्यूचर टाइम पीरियड। भाई, जैसे आज हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल आउट की, उधार में सेल किया। अब उधार में सेल करने के बाद वो कस्टमर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद कभी तो पेमेंट करेगा। क्या होता है कि जैसे हमने कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल कर दी तो आज हमारी बुक्स में उस कस्टमर का नेम मेंशन है, हम उस कस्टमर के पैसे मांगते हैं। बट आफ्टर फ्यू डेज कस्टमर इज गोइंग टू मेक द पेमेंट। कुछ दिन के बाद कस्टमर हमें पेमेंट करता है। जिस समय कस्टमर हमें पेमेंट करता है उस समय हमने कोई गुड्स नहीं बेची, बल्कि पास्ट का पैसा उस कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम वी गिव ए डॉक्यूमेंट टू द कस्टमर व्हिच इज कॉल्ड रिसीप्ट। It is also made in 2 copy. Original copy is given to the customer and duplicate copy is kept by the seller with himself, by the receiver with himself. तो आप रिसिप्ट में क्या लिखेंगे? It is a document which is given when someone make the payment. या it is a document which is given by the receiver at the time of receiving the cash payment. ठीक है, जो कि रिसीवर कैश पेमेंट को रिसीव करते समय इशू करता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। रिसिप्ट इज मेड इन 2 कॉपी। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर एंड डुप्लीकेट कॉपी इज kept by the receiver of cash with himself for future reference। यानी कि रिसिप्ट भी 2 कॉपी में बनाई जाती है। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर या ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट and the duplicate copy is kept by the receiver of cash with himself। तो इसे क्या कहा जाता है? रिसिप्ट। देखो, जो रिसिप्ट होता है हर एक शॉपकीपर अलग अलग प्रकार की रिसिप्ट बनाता है। रिसिप्ट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। बाकी बिल तो क्या होता है, एक वर्टिकल फॉर्मेट का बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, जबकि रिसिप्ट बहुत सिंपल सी होती है, छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे नेम,
किससे पैसा रिसीव किया गया, उसके बाद अमाउंट, कितना पैसा रिसीव किया गया, यहां पे डेट और यहां पे साइन। जैसे आपने एक्स से पैसा रिसीव किया ₹10,000 और फिर उसके बाद साइन करके उसको कस्टमर जिसने पेमेंट की उसको हैंड ओवर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रिसीट। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डेबिट नोट। देखो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट करवाने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आगे भी वो फर्दर यूज होंगे। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है डेबिट नोट। ये क्या होता है? देखिए बेटा डेबिट नोट को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक्स से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ₹10,000। आप उसकी एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। आपने एक्स से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की, आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। इट मींस इन योर बुक्स एक्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक्स वो बंदा है जो आपके पैसा मांगते हैं, आप अपनी बुक्स में एक्स को क्रेडिट करोगे, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स यू मेक द पेमेंट टू योर क्रेडिटर एक्स। भाई एक्स आपका क्रेडिटर है जिससे आपने गुड्स खरीदी है, आपने एक्स को पेमेंट की तो आप एंट्री क्या करोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि आपके क्रेडिटर के अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए आप उसको डेबिट करोगे, या फिर जो गुड्स आपने खरीदी थी अगर किसी वजह से वो वापस करते हो तो भी एंट्री क्या करोगे? एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री करोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इफ द गुड्स इज रिटर्न टू द क्रेडिटर टू द सप्लायर, वी डेबिट द सप्लायर्स अकाउंट। हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, एक चीज और समझो, आज आपने क्या किया कि एक्स से 10,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, उधार में सामान खरीदा। एक्स ने क्या किया? माल को पैक किया, आपके पास डिलीवरी भिजवा दी। आपने उसी टाइम एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स और आपने अपनी बुक्स में एक्स के अकाउंट को 10,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। घर आने के बाद जब आपने पार्सल को ओपन किया तो आपको ये पता चला कि इसमें से 500 की गुड्स ऐसी है जो सेलर की लापरवाही की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई, खराब हो गई। आपने तुरंत सेलर को फोन मिलाया, सेलर को बताया कि भाई डिफेक्टिव गुड्स आपने मेरे पास भेज दी है, आपने मेरे पास ऐसी गुड्स भेजी है जो बेकार हो गई। शॉपकीपर ने तुरंत माल को चेक करवाया और उसने ये देखा कि वास्तव में गुड्स खराब हो गई। उसने हमें 500 रुपीज का कंसेशन दे दिया। उसने कहा कि जी मेरे अकाउंट को 500 रुपीज से कम कर दो। अब आप देखो उस टाइम भी आप एंट्री क्या करोगे? भाई उस टाइम भी आप एंट्री करोगे एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। हालांकि गुड्स वापस नहीं किए, आपने उससे डिस्काउंट क्लेम किया, उसने आपके क्लेम को मान लिया। तो मैं आपको जो इस एंट्री के थ्रू समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम किसी सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं और लेटर ऑन अगर हम सप्लायर के अकाउंट को रिड्यूस करते, चाहे वो गुड्स रिटर्न के केस में हो चाहे वो डिस्काउंट क्लेम के केस में हो, तो उस केस में हम अपने सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम अपने सप्लायर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंड एट दैट टाइम वी इशू ए नोट टू द सप्लायर इन विच it is mentioned that the supplier's account have been debited in our books of account. It is called debit. इसे क्या कहा जाता है? डेबिट नोट कहा जाता है। फिर समझो, देखो बेटा, when the goods is returned to the supplier or any claim or discount is received from supplier, भाई अगर हम अपने सप्लायर को कोई गुड्स रिटर्न करते हैं या सप्लायर से हमें कोई डिस्काउंट या कोई क्लेम मिल जाता है, ठीक है, तो वी डेबिट द अकाउंट ऑफ सप्लायर इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड वी इशूड ए नोट टू द सप्लायर दैट मेंशनिंग दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज कॉल्ड डेबिट नोट। इसे हम डेबिट नोट कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं।
It is a note issued by a customer. It is a note issued by a customer to supplier या creditor. Issued by customer to supplier or creditor, mentioning that supplier's account had been credited in books of customer on account of goods returned, or discount allowed by supplier. डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न की जगह आप लोग परचेज रिटर्न वर्ड लिख लो, परचेज रिटर्न, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखवाया है, इट इज ए नोट इशूड बाय ए कस्टमर टू सप्लायर, यानी कि एक ऐसा नोट होता है जो कस्टमर सप्लायर को इशू करता है, मेंशनिंग दैट सप्लायर्स अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड इन बुक्स, हैड बीन डेबिटेड, क्रेडिटेड वर्ड नहीं आएगा, डेबिटेड आएगा, सॉरी बेटा, that the supplier's account had been debited in books of customer, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि कस्टमर का अकाउंट सप्लायर की बुक सप्लायर का अकाउंट कस्टमर की बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो चुका है, ठीक है। किस वजह से? परचेज रिटर्न की वजह से या डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर की वजह से, दिस इज कॉल्ड डेबिट। इसी प्रकार डेबिट नोट से मिलता जुलता है एक नोट और होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। वो क्या होता है? क्रेडिट नोट। देखो बेटा, क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, क्रेडिट नोट क्या होता है? एक्चुअल में जब कोई कस्टमर अपने सप्लायर को गुड्स वापस करता है तो कस्टमर अपनी बुक्स में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं तो वो भी तो गुड्स वापस ले रहे हैं। हमारे लिए अगर वो परचेज रिटर्न है तो सप्लायर के लिए वो क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। अगर हम अपनी बुक्स में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो सप्लायर अपनी बुक्स में हमारे अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे अकाउंट को क्या करता है? क्रेडिट करता है। तो क्या होता है कि व्हेन द गुड्स इज रिटर्न टू द कस्टमर, रिटर्न टू द सप्लायर, देन supplier will credit the account of customer in his book, यानी कि वो सप्लायर अपने बुक्स में कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता है, एंड एट दैट टाइम द सप्लायर इशूड ए नोट टू द कस्टमर mentioning that the customer's account had been credited in the book of supplier which is called credit। यानी कि उस समय सप्लायर कस्टमर को एक नोट देगा जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि कस्टमर्स अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ सप्लायर, इट इज कॉल्ड क्रेडिट। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? क्रेडिट नोट इज जनरली इशूड एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? सेल्स रिटर्न के समय। किसके द्वारा इशू किया जाता है? सप्लायर के द्वारा। किसको? कस्टमर को। तो क्रेडिट नोट में आप क्या लिखेंगे? इट इज ए नोट, इट इज ए नोट इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर, issued by supplier to customer
on account of sales return in which supplier mentioned that customers account had been credited in books of supplier. यानी कि इट इज ए नोट इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि एक ऐसा नोट होता है जो सप्लायर अपने कस्टमर को इशू करता है सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, इन विच सप्लायर मेंशन दैट द कस्टमर्स अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ सप्लायर, जिसमें सप्लायर ये मेंशन करता है कि कस्टमर के अकाउंट को मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बेटा? ये दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में भी इन दोनों में से एक चीज जरूर पूछ ली जाती है और कई बार दोनों चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स में 6 पॉइंट आता है, दैट इज पे इन स्लिप। देखो बेटा, अगला जो पॉइंट आता है दैट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है? पे इन स्लिप किसे कहते हैं? देखो बेटा, एक्चुअल में दिस इज ए स्लिप, दिस इज ए डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड जनरली इन बैंक, यानी कि एक ऐसी स्लिप होती है जो जनरली बैंकों में यूज की जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हु हैव विजिटेड द बैंक टू डिपॉजिट द मनी, जिनमें से आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैंकों को विजिट किया पैसे को डिपॉजिट करवाने में। आप लोग देखते हैं कि whenever we want to deposit the money into the bank, we visit the bank and first of all we fill a slip there, यानी कि जब भी हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना होता है, हम लोग बैंक में जाते हैं, वहां पे सबसे पहले हम लोग एक स्लिप को फिलअप करते हैं। स्लिप को फिलअप करने के बाद along with money we deposit the slip on the counter and after that our amount is deposited in our account, ठीक है। यानी कि उस स्लिप के साथ जो कैश हम डिपॉजिट करवाना चाहते हैं वो हम काउंटर को हैंडओवर करते हैं, काउंटर पे पकड़ाते हैं। आफ्टर दैट आवर मनी इज डिपॉजिट इनटू बैंक, उसके बाद ही हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है। तो आप पे इन स्लिप के बारे में क्या लिखेंगे कि पे इन स्लिप इज ए डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द बैंक, विच इज यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक। Whenever we want to deposit the money into the bank, we have to fill this slip and along with the cash we have to deposit the money. Along with this slip we have to deposit the money. यानी कि पे इन स्लिप एक ऐसी स्लिप होती है which is used to deposit the money into the bank. Along with पे इन स्लिप we have to deposit the money into bank. क्लियर है बेटा? ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि पे इन स्लिप इज ए डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक, ठीक। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में अगला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज चेक। ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत बार सुना है, इवन बहुत बार चेक को देखा भी है, यूज भी किया है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक? चेक की डेफिनेशन क्या होती है? चेक किसे कहते हैं? देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब कोई कस्टमर किसी बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो बैंक उस कस्टमर को एक चेक बुक इशू करता है, ठीक है। उस चेक बुक में कुछ चेक्स होते हैं। अब बात आती है कि उन चेक की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल में आप लोग देखो कि जैसे आज मान लीजिए मेरे बैंक का मेरे पास एक चेक है, मैंने उस चेक के ऊपर आपका नाम लिखा, उसके ऊपर अमाउंट लिखा और अपने साइन कर दिए। जैसे ही आप उस चेक को बैंक वालों के पास प्रेजेंट करोगे, बैंक वाले तुरंत मेरा अकाउंट नंबर और मेरे साइन को मैच करके आपको तुरंत पेमेंट कर देते। लेकिन एक बात आती है
कि अगर मान लो मैं इंस्टेड ऑफ चेक, अगर चेक की जगह कॉपी में से एक पेज निकालूं, उस कॉपी के पेज के ऊपर आपका नाम लिख दूं, आप अमाउंट लिख दो और साइन करके दे दूं, उसके बाद आप उस पेज को बैंक के पास ले जाओगे तो क्या बैंक आपको पेमेंट कर देगा? नहीं करेगा। एट द टाइम बैंक विल नॉट मेक द पेमेंट। क्वेश्चन आते हैं व्हाई, ऐसा क्यों? भाई हमने जब बैंक के द्वारा इशू किए गए वो छोटे से पेज को बैंक को दिखाया, सिग्नेचर मैच करने के बाद बैंक ने पेमेंट कर दी, जबकि अगर हम उससे बड़ा कागज बैंक के पास प्रेजेंट करते तो बैंक पेमेंट नहीं करता। ऐसा क्यों? एक्चुअल में चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक इशू करता है, ठीक है। इसमें एक तरीके से आप अपने चेक के थ्रू अपने बैंक वालों को ऑर्डर देते हैं टू मेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट मेंशन टू द पर्सन, मेंशन टू द पर्सन। देखिए क्या इन द चेक, आप इस चेक की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? चेक इज ए डॉक्यूमेंट, चेक इज ए डॉक्यूमेंट which contains an order to the bank, which contains an order to the bank to make the payment of a certain amount, to make the payment of a certain amount to the person whose name is mentioned in that check। यानी कि चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है which contains an order, जिसमें हम अपने बैंक वालों को एक ऑर्डर देते हैं टू मेक द पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करने के लिए टू ए पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन दैट चेक। उस बंदे को पेमेंट करने का ऑर्डर देते हैं जिसका नाम उस चेक में मेंशन है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझसे फोन करके मैसेज करके क्लियर कर लेना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी के जो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है वो कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।